Good evening to all of you. Very good evening. Let's start. स्टार्ट करते हैं. देखो, टुडे विल हैव टू स्टार्ट. हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन लास्ट हम लोगों ने पढ़ के फिनिश किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स को हमने जो वहाँ पर देखा था, पढ़ा था, उसको एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स में मैंने बताया था कि एचपीसी, हाई पावर्ड कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जेसी पंत, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जेसी पंत बनाई गई थी. हाई पावर्ड कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जेसी पंत, हाई पावर्ड कमेटी सेटअप की गई थी. एंड दिस कमेटी वाज सेटअप इन 1999. सेटअप इन 1999. Given its report in 2002. इसने अपना रिपोर्ट 2002 में दिया था. एंड एज पर दिस कमेटी द 5 टाइप ऑफ डिजास्टर्स आर देयर. वन इज जियोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है. नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर्स, ठीक है. जियोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, देन बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल. इसमें देखो, उस दिन हमने बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल को अलग कर दिया था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर को शो करने में. लेकिन बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिजास्टर्स, ये सब वन कैटेगरी में है, ठीक है. देन नेक्स्ट है वो है न्यूक्लियर रेडिएशन. डिजास्टर. देन man-made disasters. ये हमारे 5 तरह के डिजास्टर्स हैं, ठीक है. ये 5 तरह के डिजास्टर्स हैं जो कि जेसी पंत ने कैटेगराइज किया था. अभी इन 5 को हमें पढ़ना है. अच्छा, इंडिया में कितने तरह के डिजास्टर्स आते थे? There were 30 type of disasters in India. Just a minute. In India, about 30 types of disasters used to occur. And they are broadly categorized
into 5. They are broadly categorized into 5. ये broadly 5 types में categorized हैं. They are broadly categorized into 5 types. ठीक है, तो ये 5 टाइप्स यही हैं: जियोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल एंड केमिकल, देन न्यूक्लियर रेडिएशन डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर्स. ये हैं आपके 5 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. ठीक, अब इसको हमें पढ़ना 1 by 1, एक एक को हमें पढ़ना है. सर आपने बताया था बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डिजास्टर अलग अलग हैं और इंडस्ट्रियल का पार्ट न्यूक्लियर था. हाँ, बट उसको मैं आज करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एज पर दिस कमेटी जो बायोलॉजिकल है इंडस्ट्रियल और केमिकल में मिला हुआ है, न्यूक्लियर अलग है. उस दिन हमने न्यूक्लियर इसमें कर दिया था बाय फॉल्ट, तो सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैंने आते ही करेक्ट किया. ठीक है, जिससे आपको कोई मिसकॉन्सेप्शन न हो. आते ही मैंने करेक्ट किया कि कोई आपको मिसकॉन्सेप्शन न हो. जो सही है, जेसी पंत ने बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल को एक में रखा था, न्यूक्लियर को अलग रखा था. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम जियोलॉजिकल डिजास्टर से स्टार्ट करते हैं. ये आपका हो तो मैं अभी इसका जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है डिजास्टर्स की इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पर, उसको भी पढ़ लेते हैं और देन विल बी गोइंग फॉर द जियोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर मैन मेड डिजास्टर्स पर जाएंगे. आप इसको नोट करो. सारे PDF आ चुके हैं, बस मुझे आपको पढ़ाना है और क्वेश्चन कराना है. Sir, is everything fine now? Yes, everything fine, dear. Thank you. Thanks for your inquiry. Thanks for your well wishes. न्यूक्लियर वाले का भी लिखाऊंगा. सब पर मटेरियल मैंने बना के आपको यहाँ पर अभी PDF ला दिया हूँ. तो अभी जैसे ही हम लोग वहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो देन विल बी डूइंग द डिटेल्स. सर इंडिया में कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ कभी? नहीं, इंडिया में नहीं हुआ. इंडिया में कोई न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं हुआ और भगवान करें कभी हो भी नहीं. ठीक है सब, एवरीथिंग इज फाइन. थैंक्स फॉर योर वेल विशेस एंड आपके कंसर्न के लिए मुझे दिल से धन्यवाद आपका. सुनीता गौतम इज आस्किंग, सर कल क्लास नहीं हुई थी क्या? मैं नहीं कर पाई थी. हाँ, तो कल क्लास नहीं हुई थी. लास्ट डे आप उस मूड में नहीं थे, थोड़ा थके लग रहे थे सर, जब मुझे लगा कुछ दिक्कत है सर जी. नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. थैंक यू. हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी. ठीक है ना, आगे बढ़े. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट. तो देखो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है. यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजास्टर्स. अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स हो, एक थोड़ा सा एक मिनिएचर फॉर्म में मिल गया, एक हल्का सा एक इसकी ग्लिम्स मिल गई, झलक मिल गया. अब हम इसमें हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर्स देख लेते हैं. हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है.
तो हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर्स पढ़ने से पहले हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया में जो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करें अगर हम लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ऐसा हम मान सकते हैं कि इस समय रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 टू 1500 बीसी के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो हम वहाँ से अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो यू कैन से डिसअपियरेंस हुआ, डिसअपियरेंस का मतलब उसका पतन हुआ, इसमें भी श्योरिटी नहीं है। स्कॉलर्स कोई बोलता है कि फ्लड के द्वारा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डाउनफॉल हुआ, देयर आर मेनी ओपिनियंस। तो अकॉर्डिंग टू वन ओपिनियन फ्लड के वजह से हुआ, सेकंड ओपिनियन ड्राउट के वजह से हुआ, थर्ड ओपिनियन इन्वेडर के वजह से हुआ। इन्वेडर का मतलब वार के वजह से, मतलब वार हुआ तो हुआ। तो यहाँ पर मल्टी ओपिनियंस हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं अर्थक्वेक से हुआ। तो स्कॉलर्स में जो हिस्टोरियंस हैं उसमें यूनानिमिटी नहीं है, मतलब एक मतता नहीं है, वो अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं। फ्लड, ड्राउट, इन्वेडर और अर्थक्वेक क्या आप यहाँ पर एग्जाम्पल से देते रहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का तभी डाउनफॉल हुआ। तो ये फ्लड, ड्राउट, इन्वेडर, वार, अर्थक्वेक ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? डिजास्टर्स हैं, आपदा हैं। तो हमारा जो हिस्ट्री है डिजास्टर मैनेजमेंट की, ये आज की नहीं है, ये स्टार्टिंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब था तभी से ये स्टार्ट हो गया था, तभी से ये चल रहा था बैकग्राउंड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ये चल रहा था, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन से चल रहा था। और टिल इंडिपेंडेंस till independence there was no proper mechanism. Till independence there was no proper mechanism. Till independence there was no proper mechanism to address any kind of disasters. हमारे पास कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था कि डिजास्टर्स को एड्रेस करने की कोई एजेंसी नहीं थी। अगर डिजास्टर आ गया तो कुछ भी कोई हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। इवन इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिशर थे उनके पास भी उन्होंने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है यहाँ पर। फिर देखो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, 1947 से लेकर के टिल 1999, टिल आप कह सकते हैं 2005 तक, टिल आप 99 भी कह सकते हैं, टिल 99 कोई मैकेनिज्म नहीं था हमारे यहाँ। यहाँ पर एडहॉक अप्रोच था,
एडहॉक अप्रोच था, एडहॉक अप्रोच, एडहॉक अप्रोच there was ad hoc approach to tackle any disasters. ad hoc approach का मतलब आफ्टर अक्रेंस ऑफ डिजास्टर, जब डिजास्टर आ जाता था, आफ्टर अक्रेंस ऑफ डिजास्टर्स रिलीफ सेंट्रिक approach was adopted, ठीक है ना। रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच वाज एडॉप्टेड। यहाँ पर कैसा अप्रोच था? आफ्टर अक्रेंस ऑफ डिजास्टर रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच वाज एडॉप्टेड, कि मतलब जब कोई दुर्घटना घट जाती थी तो हम लोग राहत देने पहुँचते थे वहाँ। ऐसा सरकारों का रवैया था टिल 1999। लेकिन 1999 में पहली बार यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर सेंटर बनाया गया, ठीक है। NIDC बनाई गई, क्या? NIDC बनाई गई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर सेंटर्स बनाया गया पहली बार 1999 में, कि अब हम एडहॉक अप्रोच नहीं अप्लाई करेंगे, अब हम रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच का मतलब जब कोई आपदा आ जाए तो बाद में जब लोग वहाँ मर और जाए तो फिर पहुँचे कि हम राहत सामग्री दे रहे हैं, या जो लोग मर गए उनके लिए हम जो है इतना पैसा दे रहे हैं, तो ये सब रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच कहलाता है, और यही एडहॉक अप्रोच भी कहलाता है। और परमानेंट अप्रोच क्या है? कि आप पहले से ही कोई समस्या आने से पहले ही इतना परमानेंट व्यवस्था किए रहें कि वहाँ कोई दिक्कत न हो, और सब लोग कोई अगर आपदा आती है तो पहले से ही मैकेनिज्म इतना तैयार रहे कि उस आपदा को डिफ्यूज कर दिया जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट को डिफ्यूज कर दिया जाए। इसे कहते हैं परमानेंट अप्रोच। तो सस्टेनेबल अप्रोच नहीं कोई था हमारे पास, कोई सस्टेनेबल अप्रोच नहीं था, ठीक है। फिर 26 ऑफ दिसंबर 2004 सुनामी हैज हैपेंड, सुनामी आ गया, ठीक है। सुनामी हैपेंड, तो फिर अब हम लोग मजबूर थे, जब सुनामी आ गई 2004 दिसंबर में, 26 दिसंबर को बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई थी, अराउंड 2 लाख पीपल, मोर देन 2,30,000 पीपल वर डाइड अलोंग द रिम ऑफ इंडियन ओशन। मतलब रिम ऑफ इंडियन ओशन का मतलब जो 13 कंट्री इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल के आसपास में और अरेबियन सी में, उसमें 2,00,000-2.5 लाख के आसपास लोग मर गए, ठीक है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट was compelled to have a permanent structure to address the disaster। तो भारत सरकार मजबूर होकर के फिर मजबूर हो गई थी, क्योंकि हर जगह किरकिरी हो रही थी, इनकी आलोचना हो रही थी, तो इसलिए इनको लाना पड़ा परमानेंट स्ट्रक्चर। सस्टेनेबल अप्रोच, sustainable approach, was sustainable approach was followed, ठीक है ना। sustainable approach was followed। फर्स्ट टाइम
since 2005 January. First time since 2005 January. ठीक है, सस्टेनेबल अप्रोच वाज फॉलोड फर्स्ट टाइम सिंस 2005 जनवरी. पहली बार सस्टेनेबल अप्रोच लाया गया. एंड अंडर इट NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी was created through NDMA Act 2005. तो देखिए, इसको पहली बार सस्टेनेबल अप्रोच कब दिया गया? जब हमारे यहाँ सुनामी आ गई आपदा बन करके दिसंबर 2004 में, तब हम लोगों ने इसको पहली बार लीगल वो दिया. लीगल मतलब कोई लॉ बनाया, किसी लॉ के तहत इसको हमने पावर दिया. तो लॉ क्या था? ये लॉ है. जब कोई अधिनियम बन जाता है पार्लियामेंट के द्वारा तो लॉ बन जाता है. तो ये लॉ है. NDMA एक्ट 2005 क्या है? लॉ है. तो इस लॉ के द्वारा एक सस्टेनेबल अप्रोच देने की कोशिश की गई. तो फर्स्ट टाइम लीगल रिकॉग्निशन, जो डिजास्टर को मैनेज करने की जो प्रक्रिया भारत में, पहली बार उसको लीगली रिकॉग्नाइज कब किया गया? 2005 में. और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कब दिया गया? 1999 में. अच्छा, अब NIDM को देखो, अब 2005 में ही कन्वर्टेड into NIDM, converted into NIDM in 2005. 2005 में ही इसको NIDC को NIDM में बदल दिया गया. NIDC को NIDM में बदल दिया गया. ठीक है, तो ये है कंडीशंस. तो हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा अभी और आगे हम लिखेंगे, पहले आप समझो. देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम चलते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल इन कारणों से हिस्टोरियन ने बताया है. किसी एक कारण को सर्वमान्य नहीं किया गया है. सभी कंफ्यूज हैं आज तक भी. किसी के पास पूरा तथ्य नहीं, एविडेंस नहीं है. गेस करते हैं कि फ्लड से हुआ होगा, ड्राउट से हुआ होगा, वार से हुआ होगा, अर्थक्वेक से हुआ होगा. फिर देयर वाज नो प्रॉपर मैकेनिज्म. इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके इंडिपेंडेंस तक कोई भी प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था डिजास्टर को एड्रेस करने का. लेकिन 1947 हमारा कंट्री जब आज़ाद हुआ, टिल इंडिपेंडेंस, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1999 देयर वाज एड हॉक अप्रोच. मतलब आफ्टर अकरेंस ऑफ डिजास्टर, रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक. और फिर देखिए यहाँ पर सस्टेनेबल अप्रोच वाज फॉलोड फर्स्ट टाइम सिंस 2005. क्यों फॉलो किया गया? क्योंकि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आ गई थी, इसलिए सस्टेनेबल अप्रोच यहाँ पर फॉलो किया गया. अंडर इट NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज क्रिएटेड थ्रू NDMA एक्ट 2005. तो ये पहली बार लीगल रिकॉग्निशन इसको मिला. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, इन इंडिया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इन इंडिया फर्स्ट टाइम, in India first time disaster management was given legal recognition.
In India, first time disaster management was given legal recognition in year 2005 through NDMA Act 2005। ठीक है, भारत में पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट को लीगल रिकॉग्निशन कब दिया गया? 2005 में, 2005 में दिया गया थ्रू एनडीएमए एक्ट 2005। तो अगर पूछता है कि भारत में पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट को कब लीगल रिकॉग्निशन दिया गया, तो आंसर इज 2005। हाउ? थ्रू दिस एक्ट। एक्ट जब लग जाता है, जब कहीं पर एक्ट लिखा जाता है तो इट मीन्स वो लॉ है, पार्लियामेंट में ने बनाया है। तो ये कंडीशंस हैं। अब इतना आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। काइंडली नोट इट डाउन, देन विल मूव अहेड। सुनामी से ज़्यादा लोग 2001 के अर्थक्वेक में मारे गए थे गुजरात में। यस, आई एग्री। इसीलिए देखो, अगस्त 99 में वो आपकी जो NIDC बनाई गई, और फिर 99 में ही हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई गई। सर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड मैनेजमेंट, NIDC एंड NIDM? यस, टू सम एक्सटेंट एडवांसमेंट हैज़ बीन डन। पहले वही सेंटर जो था NIDC, उसी को सारी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ही आपदा को देखेंगे, डिजास्टर को देखेंगे। लेकिन जब सुनामी आ गई और फिर वहाँ पर हम लोग फेल हो गए, बुरी तरह से बचा नहीं पाए अपने लोगों को, तब गवर्नमेंट ने अलग अलग सेग्रीगेशन कर दिया। ठीक है, सेग्रीगेशन कर दिया। नीमा नहीं है, NIDM है, NIDM है। तो सेग्रीगेशन कर दिया गया, और सेग्रीगेशन करके फिर सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, देखिए एडहॉक अप्रोच तो इंडिपेंडेंस से लेकर 1999 तक चला आ रहा था। 1947 से लेकर 1947 से लेकर के 1999 तक जो हमें आपदा को हम लोग हैंडल जो करते थे, वो हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई सेट डिफाइन क्राइटेरिया नहीं था, वो एडहॉक अप्रोच था। कैसा अप्रोच था? एडहॉक अप्रोच था। Amit Rao is saying NIDC convert check NIDM NDM में। देखो NDMA अलग है और NIDM एक इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली में है, भीकाजी कामा प्लेस में। ठीक है, NIDM एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इसमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ को इनकॉर्पोरेट करता है, और NDMA एक अलग चीज़ है। NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए जो NIDC है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर सेंटर है, और सेंटर को हटा दो, यहाँ मैनेजमेंट लिख दो, तो फिर वो NIDM हो जाएगा। ठीक है, तो 1999 में NIDC बना और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया 2005 में NIDM में।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। NIDM का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। सर नाउ फंक्शन ऑफ NIDM, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जो नए नए टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन होते हैं उनको लगाना, सो दैट आपदा को हम कम कर सकें, आपदा के साइड इफेक्ट को कम कर सकें। सर एडहॉक अप्रोच मीन्स क्या होता है? एडहॉक अप्रोच मीन्स ये होता है कि कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई, जब समस्या आती है तब जो है लोग दौड़ के मतलब वहाँ पहुँचते हैं, समस्या नहीं आती है तो वहाँ पर सोचने वाला कोई है नहीं कि क्या किया जाए। ज्ञान सिंह पटेल इज आस्किंग NDMA एक्ट 2005 में क्या है? अभी पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कब एंड होगा डिजास्टर मैनेजमेंट? कोशिश करूंगा आज ही खत्म कर दूं, अगर आज नहीं हो पाया तो कल तो हो जाएगा 100%। कल ग्रीन एनर्जी में भी चल लेंगे। तो यू ऑल नोटेड, आपने नोट कर लिया? ठीक है, तो पहली बार NDMA आया, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं NIDM का फुल फॉर्म, तो NIDM का फुल फॉर्म यहाँ पर देखो, सेंटर की जगह पर मैनेजमेंट हो जाएगा, M फॉर मैनेजमेंट, M फॉर मैनेजमेंट। चलिए अब हम NDMA को पढ़ते हैं, NDMA का डिटेल क्या है, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो NDMA का डिटेल, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। ठीक है, तो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये 2005 में आया, जैसा कि मैंने बताया, एक्ट के द्वारा। और फिर इसमें क्या है, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? तो देखिए सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स का मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर है,
3 टियर स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर नेशनल लेवल है, जस्ट ए मिनट, 3 टियर स्ट्रक्चर में नेशनल लेवल, ये है आपका स्टेट लेवल, और दिस वन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। हु इज द हेड, चेयरमैन कौन है इसके नेशनल लेवल पर? चेयरमैन ऑफ एनडीएम में इज पीएम, यहाँ पर पीएम है। चेयरमैन ऑफ एसडीएम में, एसडीएम में मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इज सीएम। चेयरमैन ऑफ दिस इज, अच्छा यहाँ डीडीएम में इज डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपने देखा कि यहाँ पर पीएम इज द हेड ऑफ द एनडीएम में, और यहाँ सीएम है स्टेट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम। तो पीएम सीएम डीएम, पीएम सीएम डीएम। और देखो इसके एग्जीक्यूटिव विंग भी हैं, इधर जो है जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिसीजन मेकर, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC, NEC, then state एग्जीक्यूटिव कमेटी, SEC, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और यू कैन से जिला पंचायत, सॉरी जिला परिषद, पंचायत नहीं, ठीक है ना, जिला परिषद। ये है इसका इम्प्लीमेंटिंग विंग, दिस इज इम्प्लीमेंटिंग विंग। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। देखो इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसीजन, मेकर्स। तो डिसीजन मेकर कहना उतना सही नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग आप कह सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन तो ऊपर लिख देते हैं, देखो यहाँ पर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कौन कराता है नेशनल लेवल पर? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। स्टेट लेवल पर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, DEC। और यहाँ देखिए इंफॉर्मेशन का, यहाँ से सूचना जाती है ऊपर, लोकल फीडबैक जाती है। तो जो फीडबैक होती है यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक। और यहाँ से फंड, फंड एंड फाइनल डिसीजंस नीचे की तरफ जाते हैं, फंड एंड डिसीजंस ये नीचे की तरफ जाते हैं। तो फीडबैक नीचे से ऊपर जाता है, और फंड और डिसीजंस जो इम्प्लीमेंट करने हैं ऊपर से नीचे जाता है। तो देखो इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। ये बॉटम अप अप्रोच है कि नीचे से ऊपर तक फीडबैक जा रहा है। और ये क्या है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये टॉप डाउन,
टॉप डाउन अप्रोच है। ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो टॉप डाउन अप्रोच है, और नीचे से ऊपर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो जो बॉटम अप अप्रोच है इससे हमें लोकल लेवल पर क्या कंस्ट्रेन है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी सूचना भेजी जाती है ऊपर बैठ करके। जो प्लानिंग नीति आयोग के लोग हैं या जो एनईसी के लोग हैं, एनईसी का मतलब नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं, बैठ करके डिसीजन बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। प्लान्स वंस डेलिनिएटेड, एक बार जब प्लान बन गया तो प्लान के साथ पैसा भी तो देना होगा, तभी तो नीचे वाले इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो फंड और प्लान दोनों ऊपर से नीचे भेजे जाते हैं। फिर इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, और इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। ठीक, ये है आपका मल्टी टीयर स्ट्रक्चर या 3 टीयर स्ट्रक्चर। टाइटल इसका क्या है डायग्राम का? तो डायग्राम का टाइटल है 3 टीयर, 3 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ एनडीएमए, 3 टीयर स्ट्रक्चर ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए का 3 टीयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप इसको नोट डाउन करिए। हमीश वर्मा इज सेइंग, जैसे ओझा सर कहते हैं 3 हैं राजा इस देश के, पीएम सीएम डीएम। अच्छा मतलब आप भी ओझा सर से इम्प्रेस्ड हैं। प्लानिंग कमीशन अब नहीं रह गया, अब नीति आयोग हो गया। प्लानिंग कमीशन हट गया है, उसके जगह पर अब नीति आयोग हो गया है। तो नो मोर प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग है। वो डिसीजन ऊपर जो बनाते हैं ना, प्लान करते हैं, वो नीति आयोग के लोग हैं। और जो लोकल फंक्शनरीज हैं, जैसे जो बीडीओ हैं, सीडीओ हैं, डीएम हैं, उन इवन बीडीओ से भी नीचे जो ग्राम लेवल पे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पर जो सीडीओ हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और फिर डीएम हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे लेवल के फंक्शनरीज हैं, ऊपर सूचना भेजते हैं कि यहाँ पर लोकल समस्या क्या है। सर एनईसी और एसीसी केवल फीडबैक भेजती? नहीं 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 नहीं, एनईसी और एसीसी और डीईसी ये सब अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। और दूसरा जो एनईसी है और एसीसी है वो प्लानिंग भी करती है। थोड़ा वो डिस्क्रिशनरी पावर इनको भी दिया जाता है, डीईसी को, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी। विशाल सिंह इज सेइंग, सर ओझा सर तो डायरेक्ट राजा बनते हैं। अच्छा नहीं, राजवीर सिंह, ओझा सर तो डायरेक्ट राजा बनते हैं। विशाल इज सेइंग, सर ओझा सर से इम्प्रेस्ड तो बहुत हैं, बट उनके रिजल्ट्स डिप्रेस्ड कर देते हैं। विवेक, डीडीएमए ही डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी आती है ना डीडीएमए में? यस यस, एसडीओ, एईजेई ये सब भी हैं। हाँ हाँ, एसडीओ भी आते हैं, ये लोग भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ना, सब आ जाते हैं इसी में। सर 3 नहीं 4 हैं पीएम सीएम डीएम गांव में लेखपाल। हाँ कह सकते हो। दिशा सिंह इस सिंह, मुझे समझ में नहीं आया सर। देखो इसमें अभी बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। तौसीफ खान, सर मैंने एनआईडीएम की कॉन्फ्रेंस अटेंड की है एमटेक में। ओके ग्रेट। वीर जैनी सिंह, सर आज ही ख़त्म कर दीजिएगा डिजास्टर सर, लिख हम आपके साथ ही लेते हैं। ओके। और प्लानिंग तो केवल एनईसी ही बना सकता है ना, एसीसी क्या काम है? देखो नेशनल लेवल पर नो डाउट प्लानिंग एनईसी ही बनाता है, लेकिन स्टेट लेवल पर भी एसईसी इसीलिए बनाया गया कि उस प्लानिंग में थोड़ा बहुत अपने मॉडिफिकेशन करके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बना दे। ठीक है सर। डीडीएमए मीन्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट
डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एसडीएम में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। पवनी सिंह सर हम ग्राम विकास अधिकारी हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे सर। प्लीज़ टॉप डाउन एक बार फिर से बता दीजिए। बता रहा हूँ। अजय कुमारी सिंह एनडीआरएफ इसी डिपार्टमेंट के अंदर आती है। हाँ, एनडीआरएफ इसीलिए बनाई गई कि जब कोई आपदा कहीं आ जाए तो अचानक इनका डिसीजन जो आए ऊपर से उसी के अकॉर्डिंग एनडीआरएफ को भेजा जाए। सर ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? बता रहा हूँ सर। प्लानिंग तो केवल एनईसी बना सकता है, सीसी का बता दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सर ओझा सर अगली बार विधायक जरूर बनेंगे। ओके सर, लिखते का टाइम ना दो सर। ठीक है, चलिए आप लोग अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं देखो यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच टॉप डाउन क्या है मैं उसको फिर से समझा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। देखिए हमने कहा एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पर एनडीएमए यहाँ लिखा है, एनडीएमए। फिर यहाँ एसडीएमए मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब हमने कहा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो एनडीएमए का चेयरमैन पीएम, एसडीएमए का चेयरमैन सीएम, डीडीएमए का चेयरमैन डीएम। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताया कि जो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है या एग्जीक्यूशन है, किसी काम को एग्जीक्यूट करने का, अमली जामा पहनाने का, उसको मूर्त रूप देने का काम किसका है? इनका है। एनईसी, एसईसी है, डीईसी। तो ये देखो एनईसी क्या है, पूरे नेशनल लेवल पर प्लान बना देती है, प्लान बना दी और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सबको डेलीगेट कर दिया पावर कि आप इसे इम्प्लीमेंट करो, और उसको मॉनिटर करती है। फिर यहाँ से आता है ये सूचना। देखो अब यहाँ से प्लान बना और फंड भी देगी है, तो प्लान और फंड दोनों दिया, नीचे जा रहा। स्टेट लेवल पर आया, स्टेट वाले उसे क्या कुछ अपने अकॉर्डिंग और भी उसमें जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, तो इसलिए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी रखी गई है, जोड़ के नीचे भेज देंगे। तो फंड और डिसीजन नीचे चला गया। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैठे हैं तो ये उसमें क्या थोड़ा बहुत और मॉडिफिकेशन अगर करने की गुंजाइश है लोकल कंडीशंस को देखते हुए, तो ये करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो फंड और डिसीजन नीचे तक आ गया। तो देखो ऊपर से फंड और डिसीजन नीचे आ रहा है, तो ये क्या है? टॉप डाउन अप्रोच है। जो फंड और डिसीजन है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन क्यों कहा गया? टॉप से डाउन की तरफ जा रहा है क्या? फंड और डिसीजंस। टॉप से डाउन की तरफ जा रहा है फंड एंड डिसीजन। और बॉटम अप अप्रोच क्यों इसे कहा गया? बॉटम से ऊपर की तरफ जो जा रहा वो क्या है? फीडबैक। लोकल लेवल पर जो प्रॉब्लम है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो पोटेंशियल हैं, उसको यहाँ नीचे लेवल से ऊपर भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये बॉटम अप अप्रोच हो गया, तो इसे हम फीडबैक्स कहते हैं। तो फीडबैक नीचे से ऊपर जा रहा है। अब समझ में आया बॉटम अप क्यों कहा गया? नीचे से बॉटम से ऊपर जा रहा तो बॉटम अप अप्रोच, ऊपर से नीचे आ रहा तो टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक, तो ये है कंडीशंस। और ये कितने टीयर स्ट्रक्चर है? 3 टीयर स्ट्रक्चर, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब समझ में आ गया? सर महाकुंभ का प्लान कौन बनाया होगा? उसके लिए तो देखो महाकुंभ के लिए मेला अधिकारी अलग से नियुक्त किए गए थे, विजय किरण आनंद, 2009 बैच आईएएस, और ही इज़ कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव एंड वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डेडिकेटेड आईएएस, तो वो तो बनाए ही गए थे। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर उनको भी बना दिया गया था, जो डीएम थे उनको भी एक मॉनिटरिंग विंग में रखा गया था। कमिश्नर वाज बाय डिफॉल्ट द हेड ऑफ द मेला कमेटी। मेला कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कमिश्नर ऑफ प्रयागराज थे, अभी कोई पंत जी हैं। ठीक है, और मेला अधिकारी का नाम बताया ही। डीएम भी उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें मॉनिटरिंग का रोल प्ले करते हैं, मेंबर होते हैं। और इसके अलावा इस मेला को ऑर्गेनाइज करने के लिए, महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट लेवल से ही और लखनऊ से और भी ऑफिसर्स लगाए गए थे, जिनको डेलीगेट किया गया था लॉ एंड ऑर्डर और
छोटी छोटी जो माइन्यूट प्लानिंग थी, मेजर मैक्रो प्लानिंग थी, उसको कर दिया गया था, जिससे कि सब लोग अपना अपना देखें। जैसे पानी पीने की सुविधा उविधा तो जल निगम डिपार्टमेंट को दे दिया गया था। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी के जो एमडी रहे होंगे आईएएस, उनको दे दिया गया होगा, ठीक है। और रोड का तो जो पीडब्ल्यूडी के रहे होंगे आईएएस एमडी, उनको दे दिया गया। फिर इसी तरह से और भी जो चीज़ें हैं तो सबके एमडी को लगा दिया गया था, जेएमडी, एमडी और उससे भी नीचे स्पेशल सेक्रेटरी जो आईएएस लोग ही होते हैं, कि दे ऑल वर देयर। और लॉ एंड ऑर्डर में भी इसी तरह से, पुलिस प्रशासन में भी इस तरह से सेगमेंटल वो कर दिया गया था, सिंक्रोनाइजेशन। और ऊपर से एक डेडिकेटेड अधिकारी बैठा दिया गया था, मेला अधिकारी, ठीक है। और कमिश्नर और ऑल चीफ सेक्रेटरी तक सब लोग मॉनिटर कर रहे थे। इतनी मॉनिटरिंग के बाद भी ये ट्रेजेडी हो गई। तो उसके बाद में लोगों ने उससे लर्निंग लेसन सीख करके उसके बाद अब देखो सही से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और चूंकि 40 करोड़ अप्रॉक्स 40 करोड़ पीपल विजिटेड संगम टिल नाउ, अभी तक लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग वहाँ चले गए। इतना तो पूरे यूरोप में जनसंख्या ही नहीं है। इतना पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और सब मिला दिया जाए, यूएसए, तब भी इतना मुश्किल है हो पाए। तो इतने लोग वहाँ पर चले गए। एक जगह, एक छोटे से शहर प्रयागराज में लगभग 40 करोड़ लोग विजिट कर चुके। तो अगर पूरा यूरोप अलाउ कर दिया जाए, पूरा यूरोप आ जाए, पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाए, पूरा नॉर्थ अमेरिका आ जाए, तब भी इतनी जनसंख्या नहीं होगी जितना हमारे यहाँ लोग नहाने चले गए मेले में, महाकुंभ में। तो ऐसा नहीं है कि व्यवस्था हमारी खराब थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इतना जनता है अपने यहाँ। अगर पूरी की पूरी जनता आ गई होती, 142 करोड़ में से मान लो 100 करोड़ आ गए होते, तो 100 करोड़ बहुत हो जाता, टू मच हो जाता मैनेज करना। हमें लग रहा अभी 26 दिसंबर तक 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा या वहां तक पहुंच जाएगा। चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये था एनडीएम में 2005 वाला। अब इससे आगे नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। देखो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। तो ये कब आया? 2009 में आया। ये कब आया? 2009 में आया। तो ये 2009 में ही क्यों आया? क्यों उससे पहले नहीं आया? तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है। देखो बिहार में बिहार फ्लड ट्रेजेडी ऑफ 2008, बिहार फ्लड ट्रेजेडी ऑफ 2008, ठीक है, हैपेंड इन 2008। तो अभी नेशनल, देखो बिहार में फ्लड आया जो कि उसको डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया गया था नेशनल लेवल पर 2008 में। तो ये पाया गया कि अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसमें भी अभी कुछ कमी रह गई है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए 2009 में पॉलिसी लाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया? और जो है डिसेंट्रलाइज किया गया। इट वाज मोर डिसेंट्रलाइज, इट वाज मेड मोर कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव का मतलब विस्तार पूर्वक सभी पॉइंट्स को इसमें रखा गया, सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा गया। इट वाज मेड मोर कंप्रहेंसिव एंड आल्सो डिसेंट्रलाइज, आल्सो डिसेंट्रलाइज। मतलब पहले ऊपर से ये डिसीजन बना के नीचे वालों पर थोप दिया जाता था, अब उनको नीचे वालों को भी छूट दे दी गई कि आप अपने से भी कुछ बना सकते हो। अगर आपको कुछ दिखता है कोई प्रॉब्लम, तो नीचे वाले लोगों को भी अधिकार दिया गया, आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, आप अपने से भी कुछ बना सकते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, नेशनल डिजास्टर
मैनेजमेंट प्लान 2016, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 भी लाया गया। और ये क्यों लाया गया, इसके पीछे लॉजिक ये था, टू सिंक्रोनाइज विद सेंडई फ्रेमवर्क। सेंडई फ्रेमवर्क, अब ये सेंडई फ्रेमवर्क क्या है वो मैं बता रहा हूँ। टू सिंक्रोनाइज विद सेंडई फ्रेमवर्क, ठीक है। टू सिंक्रोनाइज विद सेंडई फ्रेमवर्क, सेंडई फ्रेमवर्क के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए इसको ये लाया गया, 2016 वाला प्लान लाया गया। तो इंडिया में इतने बार अभी ये चेंज किया गया। लास्ट हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो चेंज था, अमेंडमेंट था, वो 2016 में किया गया, ठीक है। ये सब इसके पार्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सेंडई फ्रेमवर्क क्या है, तो सेंडई फ्रेमवर्क की कहानी भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने नेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ा। देखो, नेशनल लेवल पर हम लोगों ने अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट की हिस्ट्री पढ़ा। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू किए, 1947 तक आए, फिर 1999 तक आए, और फिर 2005 तक आ गए। 2005 के बाद हम लोगों ने 2005 का ये जो एनडीएम में था उसका डिटेलिंग पढ़ा, और फिर देखा कि पॉलिसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो कुछ लूप होल्स थे जिसकी वजह से बिहार फ्लड, जो लूप होल्स थे वो बिहार फ्लड ट्रेजेडी जो 2008 वाली थी, उत्तरी बिहार, नॉर्थ बिहार वाज कम्प्लीटली ऑलमोस्ट सबमर्ज अंडर वाटर। कोसी रिवर के द्वारा फ्लड इतना कराया गया था कि जो नॉर्दर्न बिहार था वो कम्प्लीटली डूब गया था। तो दैट बिहार फ्लड ट्रेजेडी एक्सपोज्ड द एनडीएमए को एक्सपोज कर दिया। उसका सरकार ने उसे लर्निंग लेसन लेकर के इसको सुधार करने के लिए पॉलिसी लाई। पॉलिसी को और ज़्यादा कंप्रहेंसिव और डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन मीनवाइल 2015 में, इन 2015 एट इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर एक थर्ड यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस हुआ। तो तीसरा जो कॉन्फ्रेंस था वो सेंडई में हुआ था। सेंडई कहाँ है? जापान में है। तो सेंडई में हुआ था और वो 2015 में हुआ था। तो उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स सजेस्ट किए गए थे। उन पॉइंट्स को इन उठाने के लिए, मतलब उन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए, एज इट इज अपने में कॉपी करने के लिए भारत सरकार ने एक नया प्लान लाया, एक डिजास्टर से रिलेटेड, जिसका नाम दिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। और इसके तहत फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अपने अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के जो पैरामीटर्स थे या अप्रोच थे उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। तो ये है। अब आप बोलेंगे कि ये सेंडई और ये सब क्या है, तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ में यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फिर हम उस पर चल ले रहे हैं नोट्स पर। तो देखो, जब ये सब हो रहा था अपने यहाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ हो रहा था। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा था, एट वर्ल्ड लेवल। तो देखो, फर्स्ट यूएन का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फर्स्ट यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। फर्स्ट यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ? 1994 में हुआ। कहाँ पर हुआ? योकोहामा जापान में हुआ। योकोहामा जापान में हुआ। फिर दूसरा क्या था? सेकंड यूएन
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये सेकेंड है। कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कहाँ पर हुआ? ये 2005 में हुआ, जापान में ही हुआ और इसका नाम दिया गया ह्योगो फ्रेमवर्क। ह्योगो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब गाइडलाइन बनाया गया। देखो ह्योगो, कोबे में, जैसे कोबे एक शहर है, जैसे बनारस शहर है या दिल्ली शहर है। अब दिल्ली शहर में कनॉट प्लेस में कोई मीटिंग हो तो अब ऐसे लिखा जाएगा दिल्ली, और ऐसे ह्योगो की जगह पर कनॉट प्लेस लिख दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया। तो यहाँ पर इससे क्या बना? ह्योगो फ्रेमवर्क बना। अभी आप नाम सुनेंगे ह्योगो फ्रेमवर्क, तो ह्योगो फ्रेमवर्क इसी से रिलेटेड है। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब गाइडलाइन बनाई गई। फिर तीसरा जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इधर जगह नहीं तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। तीसरा जो कॉन्फ्रेंस हुआ, थर्ड यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस। थर्ड यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, थर्ड यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस जो हुआ, ये कहाँ पर हुआ? 2015 में, हेल्ड इन 2015। 2015, ये 2015 में हुआ। और ये इसको क्या बोलते हैं? ये कहाँ पर हुआ? ये सेंडई में हुआ, सेंडई जापान। तो इसको हम बोलते हैं सेंडई फ्रेमवर्क, सेंडई फ्रेमवर्क। ठीक है, इसको सेंडई फ्रेमवर्क बोला जाता है। सेंडई फ्रेमवर्क 2015, इसको सेंडई फ्रेमवर्क 2015 कहते हैं। क्लियर? सेंडई फ्रेमवर्क 2015। तो आपको क्लियर है कि फर्स्ट यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस 1994 योकोहामा जापान में हुआ था। दूसरा 2005 अगेन जापान कोबे शहर में हुआ था। तीसरा सेंडई जापान में है, जगह है, वहाँ पर हुआ था। तो इसमें जो गाइडलाइन बनाई गई उसे सेंडई फ्रेमवर्क कहते हैं। तो अपना ये जो 2016 वाला जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, इसको हम लोगों ने सेंडई फ्रेमवर्क के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए लाया, नहीं तो हम इसी से काम चला लेते। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेज हैं और अपने यहाँ इंडिया में ये है, हिस्ट्री है। सेंडई फ्रेमवर्क 15 ईयर का प्लान है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी एक जस्ट हमने आपको एक इसका थोड़ा सा ब्रीफ बताया, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। सर प्लेसेज और डेट्स याद करनी पड़ेंगी? नहीं नहीं, इतना भी नहीं याद वाद करने पड़ेंगे।
सर ज़्यादातर डिजास्टर जापान में हुआ, इसलिए जापान में ही ये तीनों कॉन्फ्रेंस हुए। हाँ हाँ, ज़्यादातर डिजास्टर जापान में ही आते हैं, इसलिए ये तीनों कॉन्फ्रेंस जापान में ही हुए। सर डिजास्टर मैनेजमेंट कंकरेंट लिस्ट में है, ये तो पॉलिटी वाले सर बताएंगे, बट एज आई गेस ये डिजास्टर मैनेजमेंट कंकरेंट लिस्ट में है। दोनों स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में जो कंकरेंट लिस्ट होती है ना, एक होती यूनियन लिस्ट, एक होती स्टेट लिस्ट, एक होती कंकरेंट लिस्ट, तो एक कंकरेंट लिस्ट में है। सर 2016 में NDMP मतलब आने के बाद 2009 वाला ख़त्म हो गया? नहीं, वो सारे पड़े थे, चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। 5 वाला भी चल रहा है, 9 वाला भी चल रहा है, 16 वाला भी चल रहा है। सर मोर डिजास्टर मोर रेजिलियंस, हाँ उनकी आदत बन गई है, अब सीख गए हैं, लर्निंग लेसन से उन्होंने सीख करके आगे अब बढ़ गए हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो यू ऑल नोटेड? हाँ चलिए, अब हमने एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक थोड़ा सा एक पिक्चर क्रिएट कर लिया कि क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, अब आगे हम लोग जो प्रिंटेड मटेरियल्स है, प्रिंटेड मटेरियल है जो आप लोगों को भी ऐप पर सिंक्रोनाइज कर दिया गया होगा या इवनिंग तक टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रिटन फैक्ट है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो इसमें कहानी लिखी गई है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सीवियर ड्राउट, फेमिन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, केमिकल डिजास्टर, मिड एयर हेड ऑन हेयर कोलिजन, रेल एक्सीडेंट एंड रोड एक्सीडेंट। इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट टेररिस्ट प्रोन कंट्री, मतलब अपने यहाँ आतंकवादी अटैक भी होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, सब कुछ लिखा गया, कहानी है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन वहाँ पूछा था यार, उसको मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ देखो, अब डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सुन लो अगले पेज पर। (1947) में इंडिया इंडिपेंडेंट हुई। 1947 से लेकर के 2001 गुजरात अर्थक्वेक एपिसोड इन Feb 2001 तक। ठीक है ना, गुजरात अर्थक्वेक एपिसोड इन Feb 2001 तक ये क्या था? डिजास्टर मैनेजमेंट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना, इट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 1947 से लेके 2001 तक, जब तक अर्थक्वेक ये आया था, फेब 2001 में आया था, तब तक ये डिजास्टर मैनेजमेंट ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत था। लेकिन जब ये अर्थक्वेक आया ना, सिंस देन नाउ इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का मतलब MHA। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का मतलब MHA है। ठीक है, तो टिल नाउ आज तक जो है ये इस मंत्रालय के अंतर्गत है।
तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। पहले किस में था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत था। ये भी पॉइंट आप नोट कर लो। 1947 से 2001 तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और अब होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सर टेररिस्ट एक्टिविटी भी डिजास्टर में आते हैं? यस आते हैं, मैनमेड डिजास्टर हैं ये। सर डिजास्टर में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ वो तो पढ़ाया जाएगा, जो भी करंट अफेयर टीचर रहेंगे वो पढ़ाएंगे। जैसे मैनमेड ट्रेजेडी है महाकुंभ में जो स्टैम्पेड हुआ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया होगा, लेकिन अगर कोई और आपदा कहीं वर्ल्ड में कहीं हुई है, जैसे फॉरेस्ट फायर कैलिफोर्निया में हुई है, तो ये डिजास्टर है, तो पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर में पढ़ाया जाएगा कि रिसेंटली कौन से कंट्री के जो फॉरेस्ट है अभी वहाँ पर फॉरेस्ट फायर आउटब्रेक हो गया था, जिससे मेजर इशू हो गया, तो आपको ये बताया जाएगा कि कैलिफोर्निया यूएसए। यानी पहले होम मिनिस्टर पहले दौरा करेंगे, नहीं होम मिनिस्टर दौरा नहीं करेंगे, होम मिनिस्टर मतलब होम मिनिस्ट्री इज द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री टू टेक डायरेक्ट डिसीजन और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसी का रहता है। सर ये हेडिंग क्या है इसका? ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई हेडिंग नहीं है, ये सूचना है, और ये सूचना का इसलिए हमने बताया कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। सर MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का हेड कौन होगा? होम मिनिस्टर ही होंगे। सर नेशनल लेवल पर चेयरमैन NDMA में कौन होता है? PM होते हैं। लेकिन ये आता किस मिनिस्ट्री में है? होम मिनिस्ट्री में आता है। सर होम डिजास्टर को पहले एग्रीकल्चर में क्यों डाल दिया गया था? क्योंकि एग्रीकल्चर में इसलिए कि ग्रामीण एरिया मतलब जनरली फ्लड एंड ड्राउट बार बार हमारे यहाँ आते थे, ऐसा तो सुनामी उनामी तो नहीं आती थी, तो फ्लड एंड ड्राउट किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में ही डाल दिया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वापस आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हिस्ट्री, ये कहानी है, आप पढ़ लेना एक बार, ये सारा कुछ पढ़ लेना, कहानी है इसमें, कहानी में जस्ट एक बार ऐसे टाइप का पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं इसमें कुछ करना है। ये देखिए हाई पावर्ड कमेटी 19 जो JC पंत जी की है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, और कैसे क्या है सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा गया है कि 2005 में स्टेट डिजास्टर NDMA लाया गया, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट लाई 2009 में, फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लाया 2016 में इन अकॉर्डेंस विद सेंडई फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस में लाया। अब यहाँ पर एक एक का डिटेल है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में अगर पूछता है क्या है तो ये सारा लिखा हुआ है, हमने वहाँ क्रक्स बताया आपको, जो हमने डायग्राम बनाया था ना वहाँ पर हमने उसका क्रक्स बता दिया आपको। अब यहाँ पर पूरी कहानी लिखी है, आपके पास समय है तो आप घर पर पढ़ लीजिएगा, नहीं समय है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है देखिए NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर यहाँ पर
व्हाट आर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स। तो ये सब कहानी लिखी गई है, आप पढ़ना। हाउ आर फंड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू बी एलोकेटेड, कैसे फंड एलोकेट होते हैं। व्हाट डज द एक्ट से अबाउट द रिक्विजिशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एनी अथॉरिटी और पर्सन एट टाइम ऑफ डिजास्टर्स। देन सेलिएंट फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, इसके सेलिएंट फीचर्स लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको घर पर। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो सेंडई फ्रेमवर्क है ना, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि इन अकॉर्डेंस विद सेंडई फ्रेमवर्क, सेंडई फ्रेमवर्क के अकॉर्डेंस से, सेंडई फ्रेमवर्क से इसको अलाइन करने के लिए, सेंडई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 15 साल का है सेंडई फ्रेमवर्क का जो गाइडलाइंस है 15 ईयर के लिए बनाई गई हैं। 2015 से लेके 30 तक के लिए बनाई गई हैं, अभी आगे पढ़ा जाएगा। तो उसी से अलाइन करने के लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट प्लान लाया 2016 का, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको देखिए कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइडेड द लीगल बेसिस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या प्रोवाइड किया? लीगल बेसिस प्रोवाइड किया, लीगलिटी, लीगल रिकॉग्निशन दिया। इसके पहले कोई लॉ नहीं था डिजास्टर को एड्रेस करने के लिए, लेकिन पहली बार लॉ लाया गया यहाँ पर, तो लीगल बेसिस दिया इसने। फिर क्या रहा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब सभी जो स्टेक होल्डर हैं सभी के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके बेस्ट रिजल्ट लाना चाहती है। नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को इसने स्ट्रेंथन किया, ठीक है। फिर NDMP इसने क्या किया? अलाइंड विद सेंडई फ्रेमवर्क, मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में क्या किया? इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को और मजबूत बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब जैसे कि अगर बिहार की जो फ्लड आ गई थी 2008 में, तो उस समय NDRF की टीम कौन भेजेगा और उस पर जो मेडिकल टीम कौन भेजेगा, NIDM का क्या रोल है, NIDM क्या टेक्नोलॉजिकल कोई इनोवेशन करेगी कि पहले से सेंसर या रडार लगाए हुए कोसी रिवर पर या और भी जो रिवर बिहार में है, जिससे कि फ्लड का लेवल जैसे बढ़े तो अलर्ट सिस्टम जारी हो जाए, लोगों को पहले से इवैक्यूएट किया जाए। फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया जाए कि रिवर के कितना पास तक लोगों को परमानेंट घर बनाने दिया जाएगा और कहाँ से प्रोहिबिटेड किया जाएगा, कहाँ तक वो खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है ये सब इसमें लाया गया। विच अथॉरिटी प्रिपेयर्ड द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? तो NDM में। फिर देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान द सेलिएंट फीचर, इसके सेलिएंट फीचर्स कुछ लिख दिए गए हैं यहाँ पर पॉइंट वाइज में, ठीक है। ये सब किसी की उसके नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही देखने हैं, इसको पढ़ना उड़ना नहीं, रटना नहीं है आपको। अब देखो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो इसमें 3 बार हुए आज तक कॉन्फ्रेंसेज वर्ल्ड लेवल पर। 1994 में योकोहामा में, फिर 2005 ह्योगो, फिर 2015 सेंडई, 3 हुए हैं। तो तीनों को देखो यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट 1994 योकोहामा, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या स्ट्रेटजी अप्लाई किए गए, ये सब लिखा हुआ है। फिर सेकंड 2005 कोबे में हुई, कोबे शहर ऑफ जापान में हुआ, लेकिन कोबे शहर ऑफ जापान में हुआ, फिर इसका ह्योगो नाम क्यों पड़ गया? ह्योगो इसलिए कि जैसे हमने बताया कि दिल्ली में अगर हो और कनॉट प्लेस में मीटिंग हो तो कनॉट प्लेस का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने एक मीटिंग देखा होगा, सेंट्रल एशियन मीटिंग जो हमारे यहाँ होता था, संग्रीला उसे कहते थे, संग्रीला कॉन्फ्रेंस। तो संग्रीला क्या है? दिल्ली में होटल है संग्रीला, वहाँ मीटिंग हुई, अब उसी के नाम से संग्रीला कॉन्फ्रेंस बन गया। तो उसी तरह से कोबे शहर में ह्योगो जगह है जहाँ पर ये मीटिंग हुई, ह्योगो के नाम से ह्योगो कॉन्फ्रेंस, ह्योगो बन गया। देखिए ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन बन गया 2005 से 15 के लिए, 10 साल के लिए बना था ये। फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो जापान में सेंडई जगह पर हुआ 2015 में। इसमें
15 ईयर का एग्रीमेंट किया गया, 15 ईयर का प्लान बनाया गया। तो 15 ईयर का जो प्लान बनाया गया ये 2015 से लेकर के 30 तक का बनाया गया। ठीक है, अब इसमें 7 ग्लोबल टारगेट्स दिए गए। अब ये सब पूछ सकता है कि कितने ग्लोबल टारगेट्स हैं शेंडई फ्रेमवर्क में, तो 7 ग्लोबल टारगेट है। वो क्या क्या है, तो हेडिंग रटना है आपको, हेडिंग रटना है। 7 ग्लोबल टारगेट्स हैं, तो 7 ग्लोबल टारगेट्स का हेडिंग रटो। पहला मॉर्टेलिटी को घटाना, मतलब किससे मॉर्टेलिटी को, जब आपदा हो, जब डिजास्टर हो तो उससे होने वाली जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको घटा दें। टारगेट 2 रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल। टारगेट 3 रिड्यूस डायरेक्ट डिजास्टर इकोनॉमिक लॉस। टारगेट 4 टू सब्सटेंशियली रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज। टारगेट 5 इज टू स्प्रेड डिजास्टर रिस्क एफर्ट्स। टारगेट 6 टू इंक्रीज कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। टारगेट 7 टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, अब 4, ये तो 7 ग्लोबल टारगेट थे, 4 प्रायोरिटीज हैं। तो 4 प्रायोरिटीज कौन कौन से हैं, ये हैं। अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, फिर स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिजास्टर रिस्क, देन इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस, फिर इनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये था। फिर इसके अलावा पोस्ट शेंडई डिक्लेरेशन, अपने इंडिया में ये मीटिंग हुई थी तो एशियन कंट्री की, तो ये सब हैं, अपने यहाँ इंडिया में मीटिंग हुई थी इसकी। एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ लिखा है AMCDRR, एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखिए एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन इन नवंबर 2016 अपने यहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और इसका नाम देखिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड रीजनल एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेंडई फ्रेमवर्क। तो इसमें पोस्ट शेंडई डिक्लेरेशन है, पोस्ट शेंडई डिक्लेरेशन जो दिल्ली से डिक्लेयर किया गया था। एशियन कंट्रीज इसमें मिले थे। तो ये सब जस्ट एक ऐसे ही पॉइंट्स हैं, देख लेना है। ठीक है, अब देखें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में काम करते हैं डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। एक तो NDM में है, ठीक है, फिर दूसरा NIDM है, NIDM, तीसरा NDRF है, ठीक है, NDRF है। फिर गवर्नमेंट आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी, एक एकेडमी बना दिया इसने, NDRF एकेडमी भी बना दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, एट नेशनल डिफेंस कॉलेज नागपुर में बना दिया है। तो ये सब अपने हैं। एक तो क्या है, NDM में है, NDM में है, फिर क्या है, NIDM है, फिर क्या है, NDRF है, फिर क्या है, NDRF एकेडमी है। ठीक है, तो ये सब अपने गवर्नमेंट ने बना दिया है। ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो भारत सरकार ने बनाया है डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए। हमने बोल दिया है कि ये ऐप पर और वहाँ पर जो आपका टेलीग्राम है दोनों पर शेयर कर दिया जाए। तो ऑलरेडी आई टोल्ड द मैनेजमेंट, आई आस्क्ड टू मैनेजमेंट काइंडली शेयर दीज PDFs टू द बोथ प्लेटफॉर्म। तो होप सो कि आप ऐप पर तो अभी एक्सेस कर ही रहे होंगे और टेलीग्राम पर भी एक्सेस मिल जाएगा। सर ये तो मेंस का एस्से है, इतना डिटेल्स में पढ़ना है? नहीं, इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना, इसीलिए तो मैं आपको कट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। जहाँ पढ़ना है वो मैंने बता दिया, बोर्ड पर बता दिया, लिख दिया। जो नहीं, मतलब जो एक बार देख लेना है, देखने का मतलब एक बार आपको देख के अंडरलाइन कर लेना है 2-4 जगहों पर। अंडरलाइनिंग भी कुछ जगहों पर देखिए मैं करा दे रहा हूँ। अब पूछेगा भारत में डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, तो NDM में NIDM, NDRF, NRDF एकेडमी है। ठीक है,
फिर आपसे पूछेगा कि स्टेट लेवल पर SDMA का चेयरमैन तो CM, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DM, नेशनल लेवल पर PM। फिर पूछेगा नेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट करने के लिए कोई जो प्लान है, पॉलिसी है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन है, तो NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। स्टेट लेवल पर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर? क्वेश्चन हमने लाए हैं, अभी दे रहे हैं क्वेश्चन भी, आपको वो भी बनाना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स भी यहाँ वही जो हमने लिखाया था, JC पंत वाला, देखिए JC पंत। अब ये सब पहले से ही हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है आपको, बस इसे देख लेना है, सब पढ़े हो आप। JC पंत 30 टाइप ऑफ डिजास्टर्स को किसने कैटेगरी में बांटे? 5 कैटेगरीज में बांटे, 5 कैटेगरीज में बांटे, बस वही पढ़ लेना है। तो JC पंत 30 टाइप ऑफ डिजास्टर 5 कैटेगरी। कब बनाई गई कमेटी? 1999 में। अब वो 5 कैटेगरीज कौन कौन है? ये है जियोलॉजिकल। कभी पूछ देगा लैंडस्लाइड क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर है या जियोलॉजिकल, तो जियोलॉजिकल। फिर पूछ देगा हीट वेव्स क्या है, तो वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड। फिर बायोलॉजिकल एंड केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो ये लिखा हुआ है। न्यूक्लियर रिलेटेड डिजास्टर्स, एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर सब है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 5 में बांटे। फिर इन्होंने क्या किया, इस कमेटी ने क्या किया? क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय HPC टू क्लासिफाई डिजास्टर इन इंडिया। देखिए इस कमेटी ने कहा कि ये जो 5 तरह के डिजास्टर हैं ऊपर आ रहे हैं, इन डिजास्टर्स को लाने वाले जो कारण हैं, द कॉजेस, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ दोज डिजास्टर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3। फर्स्ट इज नेचुरल फोर्सेज, डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज, डिजास्टर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज। सेकंड इज डिजास्टर कॉज्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेज, मैन मेड, मतलब एंथ्रोपोजेनिक का मतलब मैन मेड। तीसरा क्या है? एग्रेवेटेड डिजास्टर। एग्रेवेटेड डिजास्टर में दोनों होते हैं, नेचुरल और मैन मेड दोनों होते हैं। ठीक है, तो HPC का काम है। HPC ने 30 टाइप ऑफ डिजास्टर्स जो इंडिया में आते हैं उनको 5 कैटेगरी में बांटा। वो 5 कैटेगरी आपने अभी देखा। ठीक है, 5 कैटेगरीज आर जियोलॉजिकल, वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर रिलेटेड डिजास्टर, एक्सीडेंट रिलेटेड डिजास्टर। देन HPC ने कहा कि ये जो 5 ऊपर वाले डिजास्टर आ रहे हैं, इनके कारण क्या हैं, कारक क्या हैं, व्हाट आर द डेट्रीमेंटल फैक्टर या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब कौन कौन से उसको करवाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द अकरेंस ऑफ दोज 5 टाइप ऑफ डिजास्टर्स। So the occurrences are classified into 3 category। नेचुरल, या तो नेचर के द्वारा फ्लड लाया जाए, ड्राउट लाया जाए, या क्लाउड बस्ट कराया जाए, या दूसरा क्या है, मैन मेड के द्वारा। जैसे न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, ये मैन मेड के द्वारा। भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, मैन मेड हो गया। अब तीसरा क्या है, दोनों का कम्बो है, कम्बिनेशन है, नेचुरल कम एंथ्रोपोजेनिक। जैसे उत्तराखंड ट्रेजेडी जो केदारनाथ टेम्पल के आसपास हुई थी, वो क्या था, एग्रेवेटेड ट्रेजेडी थी, एग्रेवेटेड डिजास्टर था। क्यों एग्रेवेटेड डिजास्टर था? क्योंकि वो नेचर का एरिया कैसा है, सेंसिटिव है, हिली एरिया है, हाई स्लोप है। उस हाई स्लोप पर इट इज अकॉर्डिंग टू आवर सेटलमेंट पॉलिसी वी आर नॉट सपोज टू डेवलप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अपने जो हाउसिंग सोसाइटी वाला जो प्लान है, उस प्लान के तहत हम वहां पर शहरीकरण नहीं कर सकते। जहां पर इस तरह से स्लोप है, स्टीप स्लोप है, वहां पर हम ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते, मना है। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया है। सेस्मोलॉजिकल का मतलब जिसमें हम अर्थक्वेक को पढ़ते हैं, सेस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कि उत्तराखंड में आप पहाड़ों में या हिमालय में कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में, अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे भी तो एक जगह सारे बिल्डिंग नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो मेटा स्टेबल है। हिमालय क्या है, मेटा स्टेबल, मतलब न तो पूरी तरह से स्टेबल है, न तो पूरी तरह से अनस्टेबल है, वो बीच में है। अगर उसमें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देंगे तो फिर उसकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो फिर हिमालय पर नीचे सेक करने लगेगा। सेक करने का मतलब अर्थक्वेक आ गया, और अर्थक्वेक आने पर पूरा बिल्डिंग सब गिर जाएगी। और वही हुआ, उत्तराखंड ट्रेजेडी में यही हुआ कि हम लोगों ने वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते जा रहे थे। जो गौरीकुंड लेक था उसमें पानी लबालब भर गया,
ठीक है, इट वाज ओवरफ्लोइंग एंड ओवरफ्लोइंग कंडीशन था। तो फिर नीचे क्या था, नीचे जो रेजिस्टेंस होना चाहिए रॉक्स का, वो रॉक्स का रेजिस्टेंस कम हो गया था। क्यों, हमने वहाँ एक्सकवेशन कर दिया था, खुदाई कर दिया था। खुदाई करने से क्या है, क्यों खुदाई कर दिया था, क्योंकि बिल्डिंग उल्डिंग और इधर उधर हम नेचर को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं डैम बना रहे हैं, कहीं टनल बना रहे हैं, कहीं पर रोड बना रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रॉक्स का जो बाइंडिंग नेचर है ना, वो कमजोर होता जा रहा है। अब फिर वो धीरे 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 क्या हुआ, वो मैनमेड ने, एक तो नेचर खुद वहां पर सेंसिटिव है, दूसरा मैनमेड ह्यूमन बीइंग ने जाकर के ऐसी एक्टिविटी कर दिया कि चीजें और ज्यादा बियॉन्ड कंट्रोल चली गई। बियॉन्ड कंट्रोल जाने से एग्रीवेटेड डिजास्टर हो गया। ठीक है, तो एचपीसी ने डिजास्टर्स के जो कारण हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक एंड एग्रीवेटेड। इसको हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, सुनामी, जियोलॉजिकल डिजास्टर्स में जो हम लोगों ने वहां पर देखा था अभी कि क्या क्या है, तो सुनामी, जियोलॉजिकल में सुनामी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पूरा सुनामी का A to Z दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स और सब कुछ। ठीक है, फिर कॉजेज ऑफ सुनामी, क्या क्या है कॉजेज। तो पहले हम यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम बोर्ड पर थोड़ा बता देंगे इसके बारे में, फिर हम लोग यहाँ आएंगे प्रिंटेड पर, प्रिंटेड से फिर यूज करके आगे बढ़ेंगे। ये सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है यहाँ पर। या देखो, अब पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स जैसे हमें पढ़ना है तो जियोलॉजिकल डिजास्टर पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेटिक डिजास्टर्स भी यहाँ पर हैं, क्लाइमेटिक डिजास्टर्स भी पढ़ेंगे। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन मेन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये सब दिया गया है। फिर हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स पढ़ेंगे, ये सब है न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर्स। और फिर हम इसी में देखो, इसी डिजास्टर्स में बायोलॉजिकल भी होगा, नहीं होगा तो हम ऐड ऑन कर देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे मटेरियल बायोलॉजिकल डिजास्टर्स पर, जिसमें कोविड ओविड के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अपने पास इसको बस देख लेना है, इसको पढ़ना। देखो, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स है, इसी में है कोविड ओविड का पूरा डिटेल्स है। ये बस एक बार एक नज़र आपको मार लेना है। यू हैव टू जस्ट टेक ए वोराशियस रीडिंग हियर, यू डोंट हैव टू गेट इनटू इन प्रॉपर डिटेल्स। बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब बताया गया। हाथ धोना है अच्छी तरह से, हाथ नहीं धोना है, कैसे धोना है, हैंड वॉश कैसे करना है, तो ये सब क्या पढ़ाएं, ये सब बस इसी तरह से अभी तक का जो था वही था मेन डिजास्टर्स। अब ये सब तो फॉर्मेलिटी हैं, फिलर्स हैं। कोविड-19 पेंडेमिक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसका जो बैकग्राउंड है A to Z है, कोविड-19 क्या है, डिजास्टर है कि नहीं है, फिर उसके बारे में पूरा डिटेल, बायोलॉजिकल जो साइंटिफिक वाला है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सब फिर एक्सप्लेन व्हाट हैज चेंज इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन इंडिया। सेकेंड वेव ऑफ कोविड क्यों डेडलियर हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उसमें मरने लगे, तो सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, फिर किससे क्या मॉर्टेलिटी रेट, किस एज ग्रुप में ज़्यादा, किस में कम है। केमिकल डिजास्टर जो भोपाल में हुआ या कहीं पर भी हुआ, सब लिखा हुआ है यहाँ।
ये वाला मेन जो बोल्ड लेटर में है ना, यही बस देखना है, बाकी सब ऐसे ही फिलर्स हैं। प्रिवेंशन कैसे होना चाहिए, तो रोल ऑफ इंडस्ट्री क्या होना चाहिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, फिर रोल ऑफ पब्लिक क्या होनी चाहिए, रिकमेंडेशन ऑफ ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर की सेफ्टी के लिए है, उसका क्या सेइंग है, कंक्लूजन। फिर यहाँ पर वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वल्नरेबिलिटी, फिर भी यहाँ पर दिया गया एक्स्ट्रा कि मन होगा तो पढ़ लेना, नहीं मन होगा छोड़ देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंडई फ्रेमवर्क 2015 से 30 तक, ह्योगो फ्रेमवर्क दोनों का ये डिटेल्स दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन ह्योगो फ्रेमवर्क एंड सेंडई फ्रेमवर्क ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कंपैरिजन करने का आपको आना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो यहाँ कंपैरिजन कर लेना है बस, ठीक है। तो ये है आपका पूरा न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिजास्टर। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये तो आंसर खुल गया, क्वेश्चन कहाँ गया, इन्होंने क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। यार क्वेश्चन वाला PDF में यहाँ पर अरेंज कराता हूँ।
जस्ट गिव अस फ्यू मिनट्स। आप ऐसा करो ना, ब्रेक ले लो, आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो, हम लोग तब तक सारा चीज़ें सेट कर देंगे। आप 15 मिनट में आप भी रिफ्रेश हो जाओ, हम लोग भी थोड़ा सा वो हो जाए, जैसे कि क्वेश्चन सब सेट हो जाए। सो यू कैन टेक 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक है।